हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 1 समावेशी विद्यालय का सृजन। और ये आज के जो हमारे ये क्वेश्चन हैं ये 2021 के हैं। ये 2021 के पेपर में आ चुके हैं हमारे जो आज के क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिस पर एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने के विरोधी है। यानी समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से समान अधिकार से शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से कैसे ही विकलांग हो या दिव्यांग हो। उसे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा यह कहती है कि इसमें जो हमारे विशिष्ट बालक हैं या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक हैं, उन सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने पर बल देती है। उनके लिए कोई अलग से कक्षा का प्रबंध ना किया जाए। इस बात पर बल देती है कि सभी बच्चे एक साथ एक समान शिक्षा को ग्रहण कर सकें। समावेशी शिक्षा के कई अर्थ होते हैं जो निम्न हैं। समर्थ तथा असमर्थ बच्चों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बच्चे भी इसी समाज के अंग हैं तथा उनको शिक्षित करना आपका भी दायित्व है। समावेशी शिक्षा असमर्थ बच्चों को सामान्य कक्षा में ही शिक्षा देने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा सभी के लिए एक समान समय सारणी लागू करती है। असमर्थ बच्चों को विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में सम्मिलित करने का प्रयास करती है। इसका मतलब यह है कि असमर्थ बच्चे भी सामान्य बच्चों की भांति जो स्कूल में प्रतियोगिता होती हैं उनमें हिस्सा ले सके, उनका आत्मबल को बढ़ाया जा सके कि हाँ वो ये भी कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, समानता का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सभी बच्चों को समान रूप से समान दृष्टि से देखा जाए, उन्हें समान प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हम बच्चे को शिक्षा देने हेतु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी अनिवार्य है। अब है प्राकृतिक वातावरण। असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण मिलता है। जब असमर्थ बच्चे सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें हीनता की भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों से कम हैं। बच्चों को स्कूल में वैसा ही वातावरण मिलता है जैसा कि वो सामान्य बच्चों को मिलता है, वैसा ही विकलांग बच्चों को भी मिलता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई अलग से वातावरण निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसे सभी की पढ़ाई होती है वैसे ही उनकी भी पढ़ाई होती है। इसमें कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे से कम आका नहीं जाता, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सामान्य बच्चे भी उनको अपना साथी समझने लग जाते हैं तथा असमर्थ बच्चे अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, अपने दोस्त बना लेते हैं और उनके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करते हैं, उनके साथ सहजता से
घुल मिल जाते हैं, समायोजित कर लेते हैं अब उनके साथ अपने आप को। नंबर 3, शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बच्चे को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो शैक्षिक तौर पर वह अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बच्चों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उनको अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करता है। यानी विद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण होता है उसमें विद्यालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, अध्यापक सभी उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो उसका प्रबंध करने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें कोई हीन भावना ना आए। नंबर 4, कम खर्चीली। भारत जैसे विशाल देश को उन्नति एवं विकास हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बच्चों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती है। यानी ये जो समावेशी शिक्षा है कम खर्चीली है, क्योंकि अगर बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो स्कूलों में पहले से ही जो हमारे जो प्रबंध किए जाते हैं, जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके लिए अलग से एक मेडिकल रूम होता है, डॉक्टर का प्रबंध होता है सामान्य विद्यालयों में। और जब इनके साथ हम विकलांग या दिव्यांग बच्चों को जोड़ते हैं तो उनके लिए भी यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध होती है। हमें अलग से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए अलग से कोई डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, अध्यापक, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता अलग से महसूस नहीं होती। जो अध्यापक सामान्य बच्चों को पढ़ाता है वो ये अध्यापक उन्हीं बच्चों को, असमर्थ बच्चों को पढ़ाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वो कम खर्चीली होती है। इसमें असमर्थ बच्चों को अलग से किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो सामान्य क्लास में जो चीज़ें पहले से उपलब्ध होती है वही उन बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाती है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो वो उनसे अलग होती है, लेकिन उसका प्रबंध किया जा सकता है। विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से सामाजिक शिक्षा अधिक सस्ती होती है। नंबर 5, मानसिक विकास। नंबर 5, मानसिक विकास। 2 बच्चों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बच्चों में इस बात को लेकर मानसिकता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। यानी बच्चों के मन में एक हीन भावना आ जाती है कि जैसा उन्हें शिक्षा दी जा रही है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, वैसा हमारे लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, हमारे लिए अलग से ये सब क्यों कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे उनमें एक मानसिकता विकसित हो जाती है कि हम उनके जैसे ही हैं, फिर हमें अलग क्यों रखा जा रहा है। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आत्मविमोह क्या है? इस प्रकार के बालकों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, आत्मविमोह समझ के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आत्मविमोह का मतलब है ऑटिज्म। एक बार जब क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ा करें तो एक बार जब समझ में ना आए तो उसे एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो पढ़े नहीं जाते, लेकिन उसका हम इंग्लिश मीनिंग जानते होते हैं।
तो प्रश्न है, आत्मविमोह क्या है? इस प्रकार के बालकों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है आत्मविमोह या ऑटिज्म। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला रोग है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह, स्वपरायणता और स्वालीनता भी कहते हैं। इस मानसिक रोग के लक्षण शैशवावस्था में ही नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग हो जाता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। इस मनोविकार का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन कैनर ने 1943 में किया था। इस रोग से लाखों बच्चे पीड़ित हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह रोग बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक होता है। सभी सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बच्चों में यह रोग पाया जाता है। ऑटिज्म का अर्थ प्राइवेट या डिटैच्ड है। यह जो रोग है यह बालकों में अधिक पाया जाता है, यानी लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा 4 गुना अधिक पाया जाता है। इसे हम स्वालीनता, स्वपरायणता, आत्मविमोह के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको घुमा कर भी दे सकता है कि स्वालीनता किसे कहते हैं, स्वपरायणता किसे कहते हैं और आत्मविमोह किसे कहते हैं, या फिर ऑटिज्म किसे कहते हैं। तो इस सब का आंसर एक ही है और यह किसी भी स्तर के परिवार के बालकों में पाया जा सकता है। अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि इस विकार में भिन्न भिन्न बालकों में कुछ अनोखापन पाया जाता है। यद्यपि सभी बच्चे समान विकार से पीड़ित होते हैं, इतना होते हुए भी यह देखा गया है कि सभी बच्चों में अत्यधिक अकेलापन का लक्षण पाया जाता है। कैनर ने इसकी 4 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, सामाजिक अलगाव और लोगों के प्रति उदासीन। नंबर 2, बालक वातावरण के कुछ परिवर्तनों के प्रति दृढ़ रहता है। नंबर 3, सामान्य भाषा के शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाता है। नंबर 4, वस्तुओं या चीज़ों की उलटफेर की धुन में लगा रहता है। यानी बच्चा जो है वो दूसरे लोगों से या अपने साथ के बच्चों से अधिक नहीं घुल पाता है। वह दूसरे लोगों के प्रति उदासीन रहता है, यानी कोई रिएक्ट नहीं करता है। और यह वातावरण के कुछ परिवर्तनों के प्रति ऐसा का ऐसा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर सामान्य भाषा के शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाता, बयानी भाषा कुछ शब्दों को से बोलने में कठिनाई होती है। या फिर बच्चों की वस्तुओं की उलटफेर में धुन में लगाता है, कभी उस बस सामान को यहाँ रखा, उस सामान को यहाँ रखा, ऐसे ही करता रहता है। केनर द्वारा बताए गए उपयुक्त 4 लक्षणों का अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया। वहाँ उसकी इस बात का खंडन भी किया गया है कि इस प्रकार के मनोविकार वाले बच्चे अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि इस प्रकार के विकार वाले बच्चे या तो सामान्य बुद्धि, दुर्बल बुद्धि या प्रतिभाशाली होते हैं। कैनर ने कहा कि ये जो बच्चे होते हैं ये अच्छी बुद्धि वाले बच्चे नहीं होते, लेकिन जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन किया कि यह आवश्यकता नहीं कि ये बच्चे अच्छी बुद्धि वाले ही हों। वह दुर्बल बुद्धि, सभी सामान्य बुद्धि आदि के हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा अच्छी बुद्धि वाले ही हो। यह विकार बहुधा 3 वर्ष की आयु से पहले शुरू होता है। जब यह विकार अपेक्षाकृत कम आयु में होता है तो अक्सर माता पिता को बालक के व्यवहार में कुछ कमियां दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे को उठाकर गोद में लिया जाता है तो बच्चा प्रत्युत्तर नहीं देता है। इस अवस्था में बच्चे कड़े से प्रतीत होते हैं। यानी जब बच्चे को गोद में लिया जाता है, उससे बात की जाती है, तो वो इस बात का कोई उत्तर नहीं देता है, ना ही कोई रिएक्शन देता है और एकदम अपने आप शरीर को कड़ा सा कर लेता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ठोको और हमारी वीडियो को शेयर करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।